हेलो, आवाज आ रही है? हाँ यस सर। सर, हाँ गुड सर, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोलते क्यों नहीं हो? तो गुड इवनिंग तो बोलो। कितने आलसी हो गए भाई। गुड इवनिंग सर। एटिकेट्स तो बेच के इन्होंने मूंगफली खरीद ली है। चलो, नहीं पहले वर्क फॉर एनर्जी, समय खा जाएगा। खत्म ही नहीं होगा। आधे से कम होगा, वही करेंगे। तो अगर 3 बार कोशिश की थी एनएलएम का लेवल 2 चालू करने की, कर गया, उसके बाद चौथी बार थोड़ा कर लिया। उसका मन कंफ्यूज नहीं आना, कंफ्यूज नहीं था, उसके बाद सही हुआ था। सेकंड है 0 आएगा, क्योंकि जो हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा ना, हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा, उसका 0 आएगा। हाँ भाई, वर्क फॉर एनर्जी पेज नंबर 151, एक्सरसाइज 5.1 बताइए। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और फोर्थ और थर्ड, 4, 5, 7 और 8। और बताइए, प्लीज बातें ना करें। 4, 5, 7, 8। देख लेंगे। और कोई डाउट नहीं है इसमें एक्सरसाइज 5.1 नहीं में? सर। चलो शुरू करते हैं फोर्थ से। A body of mass 5 kg is moving with a momentum of 10 kg meter per second. A force of 0.2 Newton acts in the direction of the motion for 10 seconds. The increase in the kinetic energy is. आ जाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाओ यार, टाइम मत वेस्ट करो। तो बॉडी 5 kg की दे दी है, मोमेंटम आपको दे दिया गया है 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो पी इनिशियल हो गया 10, 0.2 न्यूटन का फोर्स लगता है 10 सेकेंड के लिए। तो आपको पता है फोर्स ये क्या होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, न्यूटन का सेकेंड लॉ। अरे याद है कि नहीं? तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स कितना दे रखा है, 0.2। टाइम कितना है यार? आवाज क्यों आ रही है मेरे को? आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की, सिर्फ बोलो। 0.2 इंटू 10 यानी कि 2। सेम डायरेक्शन में लगाया है तो मोमेंटम इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज? तो पी फाइनल क्या आ जाएगा, 10 + 2 यानी कि 12 kg मीटर पर सेकेंड। पूछा गया है आपसे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पी इनिशियल का स्क्वायर बाय 2m। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पी फाइनल का स्क्वायर बाय 2m। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये सिंपली के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी 1/2m तो कॉमन आ गया, पी फाइनल का स्क्वायर माइनस पी इनिशियल का स्क्वायर। तो 1/2 मास दिया गया है 10 kg इंटू पी फाइनल 12 है, 144 माइनस पी इनिशियल 10 है 100। कितना आ गया, 2.2। मास 5 है। कोई कष्ट किसी को? क्या किया आपने? बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन क्या दिया है, ठीक है, v = u + at लगा दिया आपने। फिर डिस्प्लेसमेंट निकाला आपने, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला? वो सेम रहेगी स्पीड, एक्सेलरेशन है ना, आप ही ने बोला। तो हाफ a t² से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहिए था, समझ आया?
Question number 5. A force acts on a 3 gram particle such that function is given as x 3t minus 4t square plus t cube. Work done in the first 4 सेकेंड. 4 सेकेंड में वर्क कितना होगा ये निकालना है. ऑब्वियसली पोजीशन का फंक्शन दिया है, दिमाग में आएगा कि इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ये सिंपली d2x by dt स्क्वायर. 2 बार डिफरेंशिएट करना है. 2 बार डिफरेंशिएट करोगे आपको कितना मिल जाएगा, -8 + 60. समझ आया? ये आपके पास एक्सेलरेशन है तो फोर्स मिल जाएगा आपको, मास इंटू एक्सेलरेशन. 3g पार्टिकल दे रखा है, सीधे मैं तो यही लिख देता हूँ. ये फोर्स आ गया तो सिंपली क्या कर दोगे, क्या पूछा गया, वर्क डन फर्स्ट 4 सेकेंड. तो वर्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन f डॉट dx. तो इंटीग्रेशन फोर्स है हमारे पास m -8 + 60 इंटू dx. आ गया. हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं. कई तरीके हैं करने के, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो. ठीक है ना. 4 सेकंड में पोजीशन में चेंज क्या आया या वेलोसिटी में चेंज क्या आया, कुछ वेलोसिटी निकाल दो यहाँ से. वेलोसिटी का फंक्शन क्या आ गया, -3t स्क्वायर -8t. तो v इनिशियल निकाल सकते हो, v फाइनल निकाल सकते हो. वो बेस्ट है, सबसे छोटा मेथड है. बहुत बढ़िया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. A 4 kg mass moving with 2 meter per second and a 2 kg mass moving with 4 meter per second are gliding over a horizontal friction as both the objects encounter the same horizontal force which directly opposes the motion and are brought to rest. Which of the following correct statement? नहीं मेरे को आता है. ठीक है, हाँ बताओ अप्रोच. वो भी आती है वैसे, मुझे बता दो, तुम बता रहे हो तो. तो फिर वेट की वजह से जो ऑप्शन इसको f डॉट s इक्वल टू 8 और f डॉट s इक्वल टू 15. फोर्स दोनों पर 3 लग रहा है, कांस्टेंट है, तो बेस में फोर्स कट गया और उससे डिस्प्लेसमेंट एक साथ दूसरा बना गया. परफेक्ट, यही करना था, यही बेस्ट तरीका है. ठीक है, यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड. तो इसकी के इनिशियल क्या लिख सकते हो आप, हाफ m v स्क्वायर, यानी कितनी आ गई, और इसकी आप के इनिशियल लिख सकते हो हाफ m v स्क्वायर 16 जूल. तो दोनों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सेम नहीं दिया हुआ है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0. इसमें क्या है, 0. दोनों पे फोर्स सेम लग रहा है, तो इसके लिए वर्क डन हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो फोर्स इंटू S1, यही काइनेटिक एनर्जी का चेंज होना चाहिए. फाइनली 0 और इनिशियली 8. और फोर्स इंटू S2 ये होना चाहिए 6. हो जाए, अब बस निकाल सकते हो सब कुछ. रेशियो लेना है जो लेना है. कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन पीडीएफ तो घर पे मिल ही जाएगा. यहाँ पे समझने में ध्यान दो. 8 the woman lifts a barbell 2 meter in 5 seconds. If she lifts it by the same distance in 10 seconds, work done by her is. क्या आया आंसर, क्या दे रखा है, तो सेम ही तो होगा, mgh. तो होने वाला है. अरे यार, एक बारबेल है, उसे h हाइट तक उठाना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बदलनी नहीं है, तो यहाँ से लेके जाना है यहाँ तक. तो वर्क डन, ये हाइट h है, तो वर्क डन बाय वुमेन जो है प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये क्या होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. बारबेल रुक रहा है दोनों जगह पे, तो वर्क डन बाय वुमेन जो है वो है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी. और वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है. वो सिंपली क्या हो जाएगा, ग्रेविटी ने किया -mgh, औरत ने किया +mgh. चार गुना कैसे आया था,
वर्क डन इक्वल टू 2 एफ डॉट एस। जब 2 एम करा तो 8 एम नॉट बाय 25 आया और दूसरे वाले का 2 एम नॉट बाय 20। फाइनली रुक गई थी तुम्हारी बारबेल? नहीं, तुम तो एक्सेलरेट करा रहे हो ना बारबेल को, तो तुम्हारी तो अंतरिक्ष में पहुंचेगी सीधी, क्योंकि तुमने फाइनल स्पीड तो 0 की नहीं, तो 2 मीटर पे रुकी कैसे? सर किसी को और डाउट? सर हाँ भाई। हाइट तो चेंज होगी तो वर्क डन थोड़ी सेम हो जाएगा। हाइट कैसे चेंज होगी भाई? उसने पहले 2 मीटर तक उठाया, फिर हाँ, 10 सेकंड है तो ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर उठाया उससे होगा। पहले लिखा है इफ शी लिफ्ट्स बाय द सेम डिस्टेंस। हाँ ओके। सॉल्व करो बेटा पहले मॉड्यूल, फिर डाउट पूछो, बिना सॉल्व करे मत पूछो। चलो एक्सरसाइज 5.2 बोलिए जो 13 है उसके अंदर आंसर 861 आ रहा है। बेटा। 5.2 नंबर बोलो, इधर उधर की बातें नहीं, नंबर बोलो यार, क्वेश्चन नंबर। यार अजीब आदमी है, जब उसकी डिस्कशन होगा तब ज्ञान देना, बातें मत करो आपस में प्लीज। 13 और 10 to 18 में जो जो डाउट है नंबर बोल दीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, 2-4 बातें सुननी पड़ेंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। 15 और बोलो, 12 और कोई, 14 11 और बोलो, अरे बोलो। आप लोग जितनी देर तक हिचकिचाते रहोगे उतनी देर में मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, इसलिए बोल दो। 18 18 16 और बोलो। 2 रह गए क्या? कौन कौन से रह गए भाई? 10 और 11 तो आ गया। 10 में किसी को डाउट? हंसो मत, है तो बोल दो। 17 में कोई डाउट? मैंने कहा है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसका कोई भी डाउट होगा मैं बता दूंगा। कोई नहीं है? ब्रैकेट बंद हो रहा है, फिर खुलेगा नहीं। 11 A block is attached to the end of ideal spring, moves from coordinate x1 to xf in relaxed position at x is equal to 0. Work done by the spring is positive if। सिर्फ आपको क्या बताना है कि किस केस में वो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, सोच रहे हो? इसमें डाउट होने का मतलब है उस समय जो मैंने क्लास में समझाया आपको कतई समझ नहीं आया, ठीक है? समझ आया? ए ऑप्शन अगर आप देखो तो x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 जा रहे हैं, नेगेटिव होगा, कॉमन सेंस की बात है। दूसरे में -2 से 4 जा रहे हैं, तो बताओ -2 से 0 जाने में पॉजिटिव होगा, 0 से 4 जाने में नेगेटिव होगा, ज्यादा वर्क किस में होगा? तो ओवरऑल क्या हो गया? नेगेटिव। -4 से -2 नहीं 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 -4 से -2 आप मीन पोजीशन की तरफ है, वर्क डन पॉजिटिव, सी आंसर हो गया। 4 से -2, 4 से जब 0 होगे तो पॉजिटिव होगा क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ है, और 0 से -2 नेगेटिव हुआ, तो बड़ा कौन सा है? पॉजिटिव। तो आंसर सी और डी दोनों है। ऐसे ही करना था, और कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो याद यहाँ लिख सकते हो, when displaced towards mean। किसी को डाउट तो नहीं है अभी भी? चलो उसके बाद 11 हो गया हमारा। 12 में spring of natural length L is compressed to the length 7 and exerts the force F0, the work done by the spring in restoring itself to natural length। कंप्रेशन क्या आ जाएगा? टोटल लेंथ L है, उन्होंने कहा है अब इतना पिचका दिया कि लेंथ बची है 7L/8, तो पिचकाया कितना होगा? तो वर्क डन क्या आ जाएगा? हाफ के x स्क्वायर
अब उन्होंने बोला इस समय का फोर्स बता दिया है आपको, यानी k इंटू एल बाई एट के एक्स, इसकी वैल्यू एफ नॉट है, तो हाफ के एल बाई एट का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपसे पूछी। किसका डाउट था? क्लियर हो गया? 13 13 300 Newton crate slides down incline A to B in the vertical plane. The crate is velocity 1.2 meter down the incline at point A and it will second at B. Burden against the friction during the motion. तो क्या लगाना होगा? ऑब्वियसली वर्क एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या होना चाहिए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी का डाउट है तुम्हारा? इसमें डाउट है तुम्हारा? तो चुप रहो, तुम समझते नहीं, इतने सारे बच्चे हैं यार, मैं तो होता ही हूँ कंफ्यूज। कुछ लोग ऐसे हैं चाकू लेके बैठे मार लेंगे अपने आप को, इतना कंफ्यूजन हो जाता है क्लास में। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे? ग्रेविटी का पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे क्या है? 300 न्यूटन, यानी ये mg की वैल्यू दे रखी है, समझ आ रहा है? तो mg इंटू नीचे कितना आया? पॉजिटिव वर्क प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू फाइनल स्पीड b पॉइंट पे 8 का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना। कोई डाउट? आंसर 861 आ रहा है। अगर 1 भी आ रहा है सर तो आप 860 टिक कर दें, इतने सटीक होने की जरूरत नहीं है बेटा। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बोला गया, अगेंस्ट का मतलब यही हो जाता है कि आप नेगेटिव वर्क ही बता रहे हो। और प्लीज, हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम अपना ज्ञान दिखाने नहीं गए। अगर चारों ऑप्शन पॉजिटिव हैं तो आपको ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कह रहे यार आंसर तो नेगेटिव है, वैल्यू मैच करके टिक कर देना, है ना? कोई आपका एक्सपर्टीज नहीं देखेगा, वो लैंग्वेज में उलझ रहे होगे आप, समझ आया? नेगेटिव आएगा, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव आएगा क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, नेगेटिव तो आना ही है। क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, वो सेम ही चीज है बेटा। वर्क डन बाय ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखा है, उसको उधर ले जाओगे वो टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बन जाएगा। तो डिराइव करी थी एक्सप्रेशन, कौन सा था? 13 14 15 16 18, अच्छा 17 के अलावा सब है। 14 ब्लॉक ऑफ मास में सस्पेंडेड एलिवेटर टेंशन। इसमें किसे डाउट है भाई? चलो तो देखो कैसे बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, देखना फटाफट बताना। एम है, एलिवेटर आपका ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन बोल रखा है ए, टेंशन बता सकते हो आप कितना लगेगा? नहीं बेटा, यही तो गड़बड़ हो गई। या तो आप लिफ्ट में बैठ के एफबीडी बनाओ या ग्राउंड पे खड़े होगे, कहाँ पसंद करोगे? लिफ्ट में बैठना चाहोगे तो सीडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ग्राउंड पे खड़े रहोगे तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि चलता हुआ दिखेगा ब्लॉक। क्लियर हो तो ही बोलना, नहीं है ना क्लियर? मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं जो बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन का टेंशन जब निकालना था तो पहली चीज जो आपको चूज करनी थी वो था फ्रेम, कि कहाँ बैठ के एफबीडी बनाए, ग्राउंड पे या फिर लिफ्ट में, ये आपके ऊपर है। अगर आप ग्राउंड से बनाते एफबीडी तो आप क्या बनाते? आप लिखते पत्थर है, नीचे लग गया भाई एमजी, ऊपर लग गया भाई टेंशन। अगर आप जमीन पे खड़े हो, पत्थर लिफ्ट के अंदर है, चलता दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा, और ऊपर एक्सीलरेशन क्या दिखेगा? ए। आप इक्वेशन क्या लिखते? टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अगर आप लिफ्ट में बैठ जाते तो आपको पत्थर रुका हुआ दिखता, चलता हुआ दिखता? ऊपर लगाते टी, नीचे लगाते एम जी, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता नीचे एम ए। अब आप लिखते टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, सेम वैल्यू आती है हमेशा। अब आपसे बोला गया है कि वर्क डन क्या होगा टेंशन का, सोच के देखो, ब्लॉक कहाँ जा रहा है? ऊपर। बस टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो वर्क डन क्या आएगा? टेंशन कहाँ लग रहा है? ऊपर। पत्थर कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव।
15 देख लो। वाटर पंप ये अभी हो जाएगा बाद में, पावर का है आगे देख लेंगे। 16 A car moving with speed 40 km per hour can be stopped by applying brakes after at least 2 meters. If the same car is moving with 80 kW, what is the minimum stopping distance? Same चीज करनी है आपको। Work done is equal to change in kinetic energy. तो बात है ब्रेक लगाने पे एक पर्टिकुलर फोर्स ही लगता होगा फ्रिक्शन का। तो पहले केस में आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला उन्होंने, 2 मीटर। ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m। अरे नहीं समझ आ रहा क्या, नहीं आ रहा तो बोलो, उससे नहीं करना है, यही तो सीखना है इस चैप्टर में। वर्क एनर्जी थ्योरम, शॉर्टेस्ट मेथड में क्या आपको क्या पता है, उन्होंने बोला कि कार चल रही थी वो 2 मीटर में रुक जाती है अगर 40 से चल रही थी। बताओ 80 से चल रही होगी तो कितनी दूरी में रुकेगी। ऑब्वियसली आप काइनेमेटिक्स से तो कर ही सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम से सबसे जल्दी होगी। आप लिखोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फ्रिक्शन का वर्क डन कोई कांस्टेंट फोर्स ही लगेगा, F इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर इज इक्वल टू हाफ, फाइनल तो 0 है, माइनस इनिशियल हाफ m p स्क्वायर। वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 इंटू, समझ आया। अब उन्होंने क्या कर दिया है, x डिस्टेंस पे रुकेगा मान लो, जब स्पीड कितनी होगी 80, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको यहां से मिल गया 2/x इज इक्वल टू ये 40 इंटू 5/18 अपॉन 80 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर, 1/2 आ गया, 4 8 मीटर। कोई दिक्कत, सिंपल कैलकुलेशन। 17 में डाउट नहीं था। 18 A 2 kg block attached to ideal spring of spring constant oscillates in the horizontal friction. When the spring is charged with shorter than equilibrium line, speed of the block is less than the सुन लो भाई, 18 में किस किस को डाउट है, आएगा अभी देखो। तो ये मान लो मीन पोजीशन है, उन्होंने कहा उससे कितनी दूर है, 4 सेंटीमीटर। अब इसकी स्पीड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगी, जब मीन पोजीशन पे होगा। अभी कुछ एनर्जी स्प्रिंग के पास है, कुछ ब्लॉक के पास है। जब वो मीन पोजीशन पे होगा तब स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो सारी किसको मिलेगी, ब्लॉक, यानी इसी समय स्पीड मैक्सिमम है। तो क्या कर देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लिख दूंगा, हाफ के एक्स है, ये मीटर में बदल लेना, एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी हाफ m। दोनों 0 मतलब हाँ, तो मतलब इससे आपको समझ आएगा 0 पे ही मैक्सिमम स्पीड होगी। बहुत अच्छा, ये तुमने डिराइव कर लिया, ये चीज हम रिजल्ट की तरह याद रखेंगे आगे एसएचएम पढ़ने के बाद, नहीं समझ भी आ जाएगा, पर बढ़िया। आंसर आया था, मैच कर गया। आगे भी दिया था। एक्सरसाइज 5 ऑनलाइन किसी को कोई डाउट नहीं है क्या भाई? सर पूछा था यही वाला। सारे तो पूछ ही ले रहे, होगा भी तो बेचारे क्या करें, तुम ही पूछ लेते हो। चलिए 5.3 19 से लेके 28 तक कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं है? 24 एक सेकेंड प्लीज। 20, 22, 24, 26, 26, इनके अलावा कोई? 23 और कोई? 25 और कोई? 21 और कोई? हाँ महाराज, किसी दूसरे का है ना भाई? और बोलिए। 28 में कोई डाउट? 27 में पक्का नहीं है? अरे कुछ नहीं बोलो, बोलो जल्दी। 19 में? सर हाँ 27 में क्वेश्चन हुआ आपसे, इसके बाद पूछ लेता 27 हूँ। और कोई? जब अरे 27 का नंबर आए तब बोलना बेटा, जो भी डाउट हो। और कोई? अरे बोलो जल्दी। बात में डी में बात करो, जिसको जो महाराज प्लीज प्रभु डी में। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूँ महाराज, तुमने बात नहीं की, ये बात नहीं कर रहा था अभी तुमसे? बोल रहा था, बिना बात किए बोल रहा था क्या? खुद ही से बात कर रहा था बेटा, खुद से भी बात मत करो, मन में कर। यार प्लीज, क्या कर रहे थे तुम? क्या क्या मैं बोल रहा था कि 2 बार होगा? करके आए हो तुम? अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लग ही रहा होगा, खराब क्यों लगेगा? क्या नाम था तुम्हारा? और है क्या? प्रथम ही है। चलो, तुम क्यों बैठे हैं? बैठो, कोई दिक्कत नहीं। चलो 20वां। हाँ कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा बेटा। cos 20 की 25 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कैलकुलेटर से, और कोई तरीका नहीं है। एग्जाम यार ऑब्वियस है, ऑब्वियस है कि अगर हम नहीं निकाल सकते तो एग्जाम में देंगे। और इतने एंगल हैं दुनिया में, 37, 60, 30, 53, सब छोड़ के 25 क्यों देगा कोई यार? नहीं करता इतना खराब, तो दुश्मन थोड़ी है तुम्हारे। 23 में डाउट है? 23 देख लो भाई। A ball is held at a height h above the floor. It is then released and falls to the floor. If the air resistance can be ignored, which of the following 5 graph correctly represents the mechanical energy E of the Earth ball system as a function of altitude y? किसका डाउट है भाई? ये तो कोई नॉन डिसिपेटिव फोर्स नहीं है ना बेटा, एनर्जी कौन वेस्ट करेगा? क्या डाउट है? बोलो, स्टेटमेंट तो बोलो तो मैं उसका रिस्पॉन्ड करूं, मतलब नहीं डिपेंड कर रहा ना वाई पे। उन्होंने बोला है सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, देखो क्या होगा, बॉल एक हाइट पे अर्थ से, जैसे जैसे बॉल पास आएगी उसकी स्पीड बढ़ेगी, वो कहाँ से आई एनर्जी? पर टोटल एनर्जी तो अभी भी क्या रहेगी? हमेशा रहेगी सेम, या बदल जाएगी बताओ? किस पे बेटा? क्या है एक्सटर्नल फोर्स? इन्होंने बॉल को और पूरी धरती जो है उसको ही एक सिस्टम मान लिया है। अब कौन सा फोर्स बचा? सारे इंटरनल फोर्स है। फ्रिक्शन है क्या? नहीं है।
तो कोई एनर्जी वेस्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो कोई भी y की वैल्यू टोटल एनर्जी क्या रहनी चाहिए? तो कांस्टेंट का ग्राफ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया? चौबीस 24. The potential energy of a particle system is given as this. Total mechanical energy, both the limit of motion. किस किस के बीच में मोशन हो रहा होगा, है ना? तो u का फंक्शन आपको दिया गया है 8x² प्लस 2x⁴। तो क्या निकाल सकते हो आप यहाँ से? फोर्स निकाल सकते हो कि नहीं? फोर्स क्या आ जाएगा? माइनस du/dx। डिफरेंशिएट करने से मिलेगा -16x प्लस 8x³ ये हमारे पास आ चुका है फोर्स। ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको दे दी गई है 9 जूल। ठीक है ना? सिस्टम की लिमिट्स ऑफ मोशन है यार, ऐसे का सवाल। सबसे पहले तो ये बताओ कि फोर्स लग रहा है एक्स पे डिपेंडेंट लग रहा है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन भी आएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन किसे कहते हैं? जब फोर्स क्या होता है? समझ आया? तो फोर्स आपको क्या एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? अगर मैं फोर्स को 0 कर दूं, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? √2। अरे √2 ही तो आ रही है। माइनस तो 0 में चला गया। क्या आ रही है? -√2। -√2। सर √2 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स सिंपल नहीं होगा। ऊपर इक्विलिब्रियम आने ही वाला। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो नहीं आएगा ना? चलो देखते हैं अभी, एक सेकंड। 25 25 the graph below show the force acting on a particle moves along the x-axis from origin at x is equal to x1. The force is parallel to the x-axis and is conservative. The maximum magnitude f1 has same value for all the graph. Rank the situation according to the change in potential energy with the force least or most negative to the greatest most positive. क्या बताना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर एफएक्स का। एरिया का बताना है आपको बस। क्या है भाई? सबसे बड़ा एरिया किसका है? 2 का। उसके बाद 1 का पॉजिटिव है, 3 का तो नेगेटिव। अरे राम राम राम, कौन पूछ रहा है भाई ये? 25 वर्क डन इज एरिया। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी केस में? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा? वर्क डन। नेगेटिव ऑफ वर्क डन आएगा ना, साइन उल्टा रहेगा, याद रखना। समझ आए? तो जिसका एरिया पॉजिटिव और सबसे ज्यादा है वो क्या होगा? क्या हुआ? नेगेटिव
हाँ बिल्कुल होता है भाई। हाँ, आपने पिछली क्लास में बता दिया। हाँ अरे यार इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है ना। 26 A particle is released from rest at x is equal to a, moves along the x-axis subject to potential energy function as this. क्या बेटा ऑसिलेट कर रहा है, ये कैसे पता करेंगे? वो अभी तो नहीं कर पाओगे। फोर्स इज इक्वल टू माइनस की एक्स रिलेशन आती है एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब। आप ऐसा मान लो कि किन दो पॉइंट्स के बीच में कौन सा बता रहे हो बेटा? हाँ ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या बोला है? पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से रिलीज का पहली बात तो x इज इक्वल टू a पर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले क्या हुई है? डिक्रीज, यानी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है, फिर वो इंक्रीज होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक मैक्सिमम रीच करती है, फिर डिक्रीज होती है, और फिर मैक्सिमम कहां तक जा पाएगा ये बताओ? समझ नहीं पाओगे क्या? कॉमन सेंस लग... सर आपकी आवाज लैग कर रही है। हाँ बेटा अभी आ रही होगी। 26 में ऐसा सोचो कि एक अगर आपने h हाइट से बॉल को छोड़ा है तो इस समय उसके पास सारी क्या रहती है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगी, तो दूसरी साइड मैक्सिमम कितनी हाइट तक चढ़ जाएगा? वो चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो अब इस डायग्राम को देखो, अगर आपने ए पॉइंट उतनी पोटेंशियल एनर्जी से छोड़ा था, तो फाइनली जब पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो भी कहां तक जा सकती है? वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक जो ए का है, तो वो कहां पे आ रहा है? ई पे, यानी ए और ई के बीच में ही ऑसिलेट कर सकता है। समझ आ रहा है? ऑसिलेट टू एंड फ्रो मोशन होता है, आगे पीछे जाना, मतलब यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से लौटेगा। इस तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सेम चीज है। हो सकता है बीच में कहीं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने का कुछ रास्ता दिया गया हो, मान लो मैं ऐसा बना दूं बीच में, तो इसको क्रॉस करके तो जाएगी ना, पोटेंशियल एनर्जी बड़ी भी होगी फिर डिक्रीज हुई होगी। ये तो हमने इस्टेब्लिश कर ही लिया था कि यूएक्स कर्व अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसे कैसा मान सकते हैं? रियल लाइफ सिचुएशन मान सकते हैं ना, बॉल और वैली वाली। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? moves at x is equal to e where it is at rest. रेस्ट पता है तो एक ही ऑप्शन है। और कौन सा? सर लेकिन रेस्ट से ए पे छोड़ा होगा तो वहाँ पे रेस्ट पे नहीं आ जाएगी वापस? किसके ऊपर? ई के ऊपर। नहीं तो ए और ई पे रेस्ट पे आएगा, लेकिन ये जो दिया है इन्होंने ई और बी, यहाँ पे तो रेस्ट पे नहीं होगा ना। ए पे रेस्ट से छोड़ा था तो वापस रेस्ट भी तो आएगा वहां पे, और ई पे भी रेस्ट पे आएगा, पर बाकी जगह तो कहीं रेस्ट पे नहीं आ पाएगा ना। हाँ तो मूव्स टू एक्स इज इक्वल टू ई वेर इट रिमेन्स एट रेस्ट, ऐसा ये ट्रू हो सकता है? हाँ हो जाएगा, पर ये ऑप्शन नहीं है ना। है ऐसा? मूव्स टू एक्स इज इक्वल टू क्यों ई। नहीं आएगा यार? ए से ई पे गया, तुम ही ने समझाया, तुम ही को डाउट रहता है उसमें, फालतू की बातें करते हो। अरे रिमेन्स एट रेस्ट लिख दिया है कि लौट के वापस नहीं आएगा, वहां पे बैठा रह जाएगा। इंस्टेंटेनियसली ए पे रेस्ट पे था, इंस्टेंटेनियसली ई पे रेस्ट पे आएगा, पर बैठा कहीं नहीं रह जाएगा ना। हाँ ओके। अगर लिखा होता कम्स टू रेस्ट एट ई तो सही है, कम्स टू रेस्ट यानी कि इंस्टेंटेनियसली आया। ओके सर ठीक है। 21 ये क्या हुआ? 21 A simple pendulum consists of 2 kg mass attached to a string. It is released from position x. As shown, its speed at the lowest point y. mgh बराबर हाफ mv स्क्वायर,
वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, हाइट दे रखी है आपको, यार ये सब मत परेशान हुआ करो, अप्रॉक्स आंसर आ जाए उसको मार्क कर देना, ठीक है। सारे ऑप्शन बहुत अलग अलग हैं, 36, 3.66, तो अप्रॉक्स आपका आंसर है वो सही है। $27 सर इसमें मुझे ये डाउट है। जी हेलो सर। और कोई डाउट 27 में? सर एक डाउट है, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ए और ई पे वो स्टेबल पे होगा या फिर अनस्टेबल पे होगा, ए और ई पॉइंट और पे? ई पे बताइए, ए और ई पे वो स्टेबल पे है कि अनस्टेबल पे है? ए और ई पर, अरे इक्विलिब्रियम ही नहीं है यार, ए और ई पर स्लोप ही जीरो नहीं है, स्लोप ही जीरो नहीं है तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही है। ओके ठीक है। क्रिश इतनी बुरी सवाल नहीं पूछना चाहिए था तुम्हें यार। सॉरी सर, वो स्लोप का कॉन्सेप्ट उस वक्त क्लिक नहीं किया। चलो 28, the first graph shows potential energy of the particle moving on the x-axis. Which of the following correctly gives the force exerted on the particle? पोटेंशियल एनर्जी आपको ये दिख रहा है, पैराबोला है, यानी कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनलिटी में एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, ये पता है ना, y इज इक्वल टू वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो या x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर हो, तो ये पैराबोला हो। कोनिक सेक्शन अभी हुआ नहीं है क्या तुम्हारा? हो जाएगा। तो फोर्स क्या आ जाता है, du बाई डी एक्स, तो प्रोपोर्शनल किसके आएगा, x, ठीक है ना। अब दिक्कत यह है कि आप थर्ड ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, नहीं क्योंकि ये सिमेट्री पे नहीं है तो सिर्फ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर नहीं आएगी इसकी इक्वेशन, है ना, प्लस सी कुछ आने वाली, तो ये तो पैराबोला पढ़ोगे तभी आप समझ पाओगे। इक्वेशन सिर्फ ये नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ और वेरिएबल भी आएगा, क्योंकि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा है ना, वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करता तो फिर इक्वेशन ऐसी बनती है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये जो पैराबोला दिया है अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे होता तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस तरह की इक्वेशन बन रही होती। अब यहाँ तो प्लस एक और टर्म आ जाएगी क्योंकि शिफ्ट हो गया पैराबोला। चलो वैसे नहीं समझ रहे तो ये सोच लो कि 40 कहाँ का चाहिए, 40 तो भी तो बता रहा है, x 0 पे 40 है क्या, x 0 पे, ये तो समझ आ गया प्रोपोर्शनल टू x आएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ देखो, पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ देखो, क्या x 0 पर स्लोप 0 है, यानी फोर्स के ग्राफ में x 0 का फोर्स 0 होना चाहिए, तो कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बचा, ठीक है। बाकी जब आप पैराबोला की इक्वेशन लिखना सीख जाओगे तो समझ आ ही जाएगा। नहीं नहीं, जहाँ स्लोप 0 होता है वहां पे इक्विलिब्रियम, स्टेबल अनस्टेबल तो देखते हैं। उससे तो दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, थर्ड और फोर्थ। उन्हीं में डिफरेंशिएट करने के लिए तो ये किया हमने, समझ रहा है, ओरिजिन पे चेक कर लिया। और आगे दिया था क्या सर अब एनएलएम लेवल 2। काम करो, थोड़ा सा टाइम बाकी है, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, वो तो हो भी नहीं पाएगा वैसे भी, जब इसमें इतने डाउट हैं तो उसमें कितने डाउट होंगे मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ। तो वो सब मुझे ही सॉल्व करने हैं। ये भाई
वर्टिकल सर्कुलर मोशन चल रहा था, समझ आया आपको क्या हुआ था उसके अंदर? मिनिमम स्पीड कैसे कितनी होती है वो निकालना बताया गया था। हमने लास्ट एक्सरसाइज कौन सी की? तो 5.4 होमवर्क है आपका, ठीक है ना? आगे क्या है 5.5, उसमें कोलिजन होगा, और 5.1 नहीं दिया था ना? 1 2 3 4 बाकी है, 4 5 आगे कितना है? 6 में क्या है? नहीं नहीं, तो कोलिजन ही है 5.6 में, तो 5 पॉइंट इसी में पढ़ लेंगे। 5.5 क्या है? चलो 5.4 कर लेना सभी लोग, मंडे को डिस्कस होगा, संडे को कर लेंगे, पर ऐसा नहीं उस दिन क्लास में पढ़ाएंगे नहीं, जल्दी डिस्कशन हो गया तो फिर पढ़ा देंगे, है ना? कितने क्वेश्चन हुए हैं लेवल 2 में एनएलएम के? चलो कोई बात। करते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है एट व्हाट compression must block be released to complete circular track? पूरा घुमाना है, आगे मैंने बनाया नहीं है पर अंडरस्टूड है वो। 10 फ्रिक्शन 0.5, पॉइंट 1 आप ये बता दो पूरे सर्कल में घूमना है तो यहाँ पे आपको स्पीड पता है ना सबसे नीचे, तो बस इसके और उसके बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, यहाँ पे √5 दिया आ गई तो फिर तो घूम ही जाएगा, आगे की चिंता आपको करनी नहीं है, यही रिजल्ट ऐसे ही यूज होगा। सर रूट में आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? सॉरी 1 मिनट, एक गलती हो गई। रूट में भी आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर वर्क डन में फ्रिक्शन नहीं लिया था इसलिए।
आराम से करो भाई। सबका अलग अलग आ गया। सर 2√5 मीटर। क्या लिखेंगे पहले तो बताओ। हमें एक चीज पता है, वेलोसिटी ए पे जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए √5 GR, यानी कि √50 × 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए पे जब वो पहुंचे तब उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग से लेके ए तक के लिए मैं लिख दूंगा वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और कोई तो वर्क कर नहीं रहे, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग का वर्क डन, स्प्रिंग खुल रही है तो वर्क डन पॉजिटिव हाफ के x²। फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव माइनस म्यू mg इंटू x इज इक्वल टू फाइनल हाफ m v² माइनस इनिशियली यहाँ से x आपको मिलेगा √20 मीटर। 2√5 मीटर। सिंपल है। चलो बिल्कुल लगा सकते थे, बिल्कुल। दस मिनट बाकी हैं, जल्दी से करना है ना। एक सेकंड रुक जा यार, पढ़ कुछ कराना चाह रहा था। हाँ खैर अब तो ठीक है, कर लोगे ना। ठीक है, तो पहला तो वही है कंप्रेशन at which block must be released to complete circular track. दूसरा है नॉर्मल ऑन ब्लॉक at P। सर फ्रिक्शन है वहाँ पे या फिर नहीं? हाँ मेरे पास
0.5। सोच समझ के करना है ना। और ऊपर देखो उसका भी दिखा। तो आप अभी भी ध्यान किस पे दोगे, कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक कराना है तो लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, √5 g। उसमें पहले पार्ट में तो कोई चेंज नहीं है, दूसरे में भी कोई चेंज नहीं है। वहां स्पीड पता है तो वहां पे नॉर्मल पूछा है, नहीं रोकना नहीं है, नॉर्मल बताना है वो सेम के लिए, रोकना नहीं है, बस सेम केस में नॉर्मल पी पे क्या आएगा ये पूछा गया। कर लिया पहला। ये लिखना है वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही क्या है शर्लन जी, ग्रेविटी भूल गए, √20 सेम आंसर आ रहा है, बड़ा कोइंसिडेंस है ये। बेटा लिखना स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। वर्क डन बाय स्प्रिंग वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखना है आपको। मान लो स्प्रिंग x से कंप्रेस्ड है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आएगा बताओ, हाफ के x² पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। फ्रिक्शन का कैसा आएगा, नेगेटिव, कितना आएगा, म्यू mg cos थीटा, याद रखना n इनटू डिस्टेंस। ग्रेविटी का पॉजिटिव नेगेटिव नीचे आ रहा है ना, mg h आप निकाल सकते हो कितनी हाइट पे, कंपोनेंट लेके 50 sin 37 ही तो हाइट है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ सबसे नीचे आपको स्पीड पता है √5 g है, √32। हाँ जहाँ से शुरू हो रहा है तब तक फर्स्ट का 0 ऐसे ही छोड़ दें तो पूरे ट्रैक में घूम जाएगा, हो सकता है कितनी हाइट हो, संभव है। अगर चाहते हो तो इसका डेटा चेंज कर सकता हूँ थोड़ा। तो 0 आ रहा है उसका, सर नेगेटिव आ रहा है x² तो। चलो देखो स्प्रिंग का क्या लिखेंगे, पहला पार्ट तो बताओ, स्प्रिंग का क्या लिखेंगे, हाफ x², ग्रेविटी का प्लस mg इंटू नीचे कितना आया ये डिस्टेंस, 50 का कंपोनेंट ले लो, 50 sin 37, समझ आया, mg इंटू h, ये हो गया ना वर्क तो खत्म। फ्रिक्शन का नेगेटिव -0.5 इंटू mg cos थीटा इंटू 50 मीटर। अरे राम राम, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, सही हो रहा है। इज इक्वल टू फाइनली हाफ m v², v हमें पता है √5 g r, 5 g r हटा देंगे, याद रहता कि माइनस इनिशियल 0। कोई दिक्कत, इसे सॉल्व करके सब कह रहे हैं x आ रहा है पक्का, अलग आ रहा है, कैलकुलेशन देख लो।
किसी बात में डाउट है क्या आपको? मैंने भी कैलकुलेशन की नहीं है, मैंने किसी का सुन के लिखा है ना? तो वो आप देख लो, संभव है। मुझे अगले पार्ट के लिए उसकी जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैं सेफ साइड पे रहूंगा और मैं वही करूंगा जो मैं हमेशा करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया नॉर्मल रिएक्शन आपको बताना है। नॉर्मल कैसे निकालोगे ये बताओ, ट्राई करो। हाँ ट्राई करो, टाइम दे रहा हूँ मैं। नॉर्मल ट्राई करो सभी लोग, बोलो मत, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। यहाँ स्पीड मिल चुकी है अब, √5 GR, ये तो मिल गई ना? कितनी होनी चाहिए? 10। 5 GR 10 मीटर। अब यहाँ आपको बताना है नॉर्मल T पॉइंट पे, यहाँ से 30 डिग्री पे। तो पहले वहाँ पे स्पीड चाहिए, तब FBD बनाएंगे। FBD में mg नॉर्मल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाएंगे और रेडियल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर देंगे। वहां स्पीड तो निकाल सकते हो ना, अब थोड़ी फ्रिक्शन है, तो यहाँ और वहां के बीच में कंजर्व कर दो एनर्जी। कि तुम लोग ऐसे ही हाँ करते रहे, समझ आ रहा है तुमको? एनर्जी इनके बीच में कैसे कंजर्व कर रहे हैं, समझ आ रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो। क्या कर रहे हो ये? डायग्राम क्यों नहीं बनाते? क्या है वो? तो ये सेकंड पार्ट के लिए कितना, ये डायग्राम से बन जाएगा नॉर्मल। डायग्राम देखो उसका, और सॉल्व भी कर रहा है उसके अंदर, ऐसे बनाया उसने, देखो मैं बना के दिखाता हूँ। कहाँ था? इतना ही बड़ा है ना सर्कल तुम्हारा, उसी में रेडियस है। अब इसी में नॉर्मल भी बना लेगा वीडियो। सोच के देखो, मैं बता दूंगा फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। पता नहीं, आंसर नहीं पता। ये स्पीड निकालनी है ना आपको। सर एक मिनट ट्राई कर रहे हैं। हाँ ट्राई करो। छोड़ो छोड़ो, 1250। अब बड़ा है ये क्या? अरे कुछ भी आ सकता है देवता, आंसर तो कुछ भी आ सकता है। 1250 बड़ा न्यूटन कैसे हो गया भाई? सर 200 न्यूटन आ रहा है मेरा। हाँ बेटा, मैं तो अपने मन से दिया ना क्वेश्चन, तो वैसे ही होगा। आप लोग स्पीड निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए? कितनी आई? सबकी आई है। देखो इसको बोल देता हूँ A, इसको बोल देता हूँ B। तो काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। काइनेटिक एनर्जी एट A हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मान लेते हैं 0, B पे हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी लिखना मेन था, mg। हाइट कितनी है भाई? ये देखो, ये R तो है ही, ये देखो ये R है और ये R sin 30 डिग्री। समझ आ रहा है? R sin 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया? 3R/2। अरे बात मत करो प्लीज, ऑनलाइन वालों क्या सुनाई दे रहा होगा, सोचो। बात मत करो, ठीक है ना? रेडियस 2 मीटर दिया हुआ है, 3 हो गया हो। तो यहाँ से आया 500
इज इक्वल टू 5v स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 40 मीटर पर सेकंड। पर ये सवाल नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ है सवाल में। तो ये पूछा गया है आपसे, तो एफबीडी बनाएंगे, ध्यान से देखना। एमजी कहाँ लगेगा भाई? दिख रहा है तुमको? ठीक है, एमजी लग गया नीचे। नॉर्मल कहाँ लगेगा? सेंटर की तरफ, हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है नॉर्मल। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली बाहर। अरे समझ आ रहा है? ये एंगल आपको दिया गया था 30 डिग्री, तो ये एंगल है। तो अंदर की तरफ वाला फोर्स N इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। N की वैल्यू आपको मिल गई mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg cos 60 डिग्री। 400 बाय 2 200, 200 माइनस 50। कितना सुंदर आया आंसर, रैंडम डेटा। बताओ क्लियर है सबको? ये मैंने सोच के दिया ही, मैं तो ऐसे ही दिया था। क्लियर है? अगर ये सवाल आपको समझ आ रहे हैं तो देखो बाकी सवालों में और कुछ नहीं होता, कितना भी कॉम्प्लेक्स करेंगे और कुछ नहीं होगा, ये सब घूम फिर के होने वाला है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को ट्राई करना आगे वाली। तो इसके आगे फिर अगली क्लास में हम कोलिजन स्टार्ट करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे और कोलिजन। हाँ बिल्कुल, उसके बाद अगर छूट जाता ना तो फिर तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, और प्रोजेक्टाइल की थ्योरी लगती, फिर वो आगे करेंगे हम क्वेश्चन लास्ट में, सबसे लास्ट में। हाँ बिल्कुल, ठीक है, चलो।